सती माता की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, बोलो रामदेव जी महाराज की। आज करीरी ग्राम की इस ऐतिहासिक धरती पर हमारे यहाँ आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम को सफल बनाने आए, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने आए, इस कार्यक्रम की भव्यता और सुंदरता को और प्रखरता के साथ चमकाने वाले ऐसे मेरे सम्मानित, मेरी माता समान बुजुर्ग माताएं, पिता समान बुजुर्गों को प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बद्री प्रसाद सैनी जी, मंच पर उपस्थित महावीर जी शर्मा जी रिटायर्ड व्याख्याता, कल्याण जी मीणा साहब, दानाराम जी मीणा, हनुमान जी मीणा, दीनदयाल जी जोशी जी, मोहन जी जहांगीर, बाबूलाल जी रैगर, महाल सिंह जी शेखावत साहब, मुकेश देव जी गुजर साहब, शिंबू जी सैनी, हरिराम जी रैगर साहब, कैलाश जी सामोता, सरदार जी गुजर साहब, भैरू जी वर्मा साहब, कैलाश जी कुमावत रिटायर्ड गिरदावर साहब, नरपत सिंह जी शेखावत साहब, उमेश सिंह जी सांकला साहब, हरबख्श जी सामोता जी, ओम प्रकाश जी लांबा, रमेश जी सासी, सुरज्ञान जी वर्मा, गौरीपुरा बासड़ी से साहिर जी मीणा, जगदीश जी सैनी, किशोर जी रैगर साहब, मोहन जी माहौर, बनवारी जी रैगर साहब, प्रकाश सिंह जी शेखावत साहब, नानू जी सैनी साहब, इकराम खान जी, प्रभात जी सैनी बाड़पन जी, रणजीत सिंह जी शेखावत, चौथमल जी सैनी जी, संतूराम जी रैगर साहब, जगदीश जी आसीवाल साहब, सीताराम जी मीणा, शिवराम जी गुजर साहब, शिवपाल जी गुजर साहब, कैलाश जी गुजर, मुरारी जी यादव पंचायत समिति प्रतिनिधि, भानु प्रताप सिंह जी शेखावत, नारायण जी गुजर, विक्रम सिंह जी शेखावत, कल्याण जी कुलदीप, कज्जूलाल जी जहांगीर साहब, प्रभात जी सैनी खुराबा वाले, नरेंद्र जी जोशी करेरी वाले, दीपक जी वर्मा पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि बिलांद्रपुर, ताराचंद जी पत्रकार, मक्खन जी आसीवाल साहब, बंद सिंह जी शेखावत साहब, सुरेश जी व्यास साहब, जगदीश जी सैनी साहब, ओंकार जी वर्मा साहब, लखन जी हरिजन साहब, भैरू जी वर्मा, मुक्ति जी वर्मा, भगवान जी गुजर, कालू जी गुजर, प्रभु जी मीणा, हनुमान सिंह जी शेखावत साहब, कपूर सिंह जी नीमड़ी वाले, शेख सरफुद्दीन जी मनियार साहब, शोला जी फकीर साहब, तेजपाल जी सैनी साहब, हरि जी ठेकेदार साहब, हरि जी सैनी साहब, सुरजा जी रैगर साहब, कजोर जी जाट साहब, रामू जी जाट साहब, गणपत जी रैगर, रामेश्वर जी रैगर साहब, चूनाराम जी वर्मा, मालीराम जी जाट, हनुमान जी रैगर, मोहन जी खाती साहब, दीनदयाल जी जोशी साहब, रामनाथ जी जाट साहब, विक्की जी गोयल, मुरली जी बाडीगर, हेमंत जी वर्मा साहब, सुभाष जी शर्मा साहब, लादू जी सामोता साहब, साधु जी सामोता साहब, जगदीश जी सैनी ठेकेदार जी, जयपाल जी मीणा साहब, जगदीश जी अमीन साहब, शीतर जी मीणा साहब, बद्री जी परियार साहब, जटाशंकर जी बिलांद्रपुर, डॉक्टर अमरचंद जी गुजर साहब, सुरेंद्र जी व्यास साहब, रामपाल जी राणावास, धोड़ाराम जी डीआर यादव जी जयपुर से, मुरली जी गुजर साहब, दिनेश जी यादव साहब, जितेंद्र जी शर्मा शाहपुरा से, जयप्रकाश जी शर्मा साहब, नाथू जी सैनी साहब, धोड़ाराम जी गुजर, बजरंग जी शर्मा, जितेंद्र जी शर्मा, शिवपाल जी गुजर साहब, महेश जी जड़वाल, शशिकांत जी बेनीवाल, शिवराम जी गुजर, अर्जुन जी मोहनपुरिया साहब, गिरधारी जी स्वामी साहब, मणिराम जी अग्रवाल साहब, पंकज जी मिश्रा साहब, सत्तार जी, लक्ष्मण जी सैनी, मुकेश जी जीआर रोड लाइन्स, विजेंद्र जी, गीसाराम जी ऐचरा, एवं मैं बहुत सारे नाम नहीं बोल पाया हूं, सभी सम्मानित अतिथिगण, जगदीश जी सोनी साहब शाहपुरा से पधारे हैं, बहुत सारे नाम छूट भी गए, सबसे माफी चाहता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मुझे अभी सूचना मिली कि हमारे राजस्थान के बहुत बड़े किसान नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष
रामेश्वर डूडी जी को अचानक ब्रेन हेमरेज आया है। मैं उनके परमपिता परमेश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हो। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सब लोग साक्षी बने। इतनी तेज गर्मी में, तेज धूप में, इसके बावजूद भी आपने आकर के जो यहाँ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाया है और ऐतिहासिक बनाया है, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। मुझे खेतरोली से शुरू होता हुआ ये कार्यक्रम मैं सही मायने में धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब आपके कार्यकर्ता सकारात्मक होते हैं, जब आपके कार्यकर्ता रचनात्मक होते हैं, जब आपके कार्यकर्ताओं की सोच अच्छी होती है, तो आपके कार्यकर्ता अच्छे कार्यक्रम करते हैं। आपके कार्यकर्ता कुछ ऐसा काम करते हैं, अनूठा काम करते हैं, जिससे आपके विषय में एक पहचान जो बनती है जनता के बीच में, वो सही मायने में एक सही पहचान का काम जो आज कार्यकर्ताओं ने खेतरोली में शुरू किया। मैं खेतरोली के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अब तक अपने अपने गांवों में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। अभी 20 तारीख को शाहपुरा में अभी कजूराज जी बता रहे थे और भी बद्री जी बता रहे थे कि 15-20 हजार की संख्या से ज्यादा कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में शाहपुरा में लोग पधारे और लगभग 4400-4500 वरिष्ठ जनों का सम्मान का कार्यक्रम भी वहां पर हुआ। और आज 2000 से ज्यादा करीरी में यहां पर एक ऐतिहासिक वरिष्ठ जनों की संख्या ये बताती है कि जनता के मन में चल क्या रहा है, कि जनता के मन और दिल में क्या भावना है। ये बहुत बड़ी संख्या आज दिखाती है कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों के मन में क्या विचार है, हमारे यहाँ का नौजवान कितना रचनात्मक है, किस रास्ते पर चल रहा है। आज उस सफलता का प्रतीक यही है कि आज 80-80, 90-90 वर्ष के बुजुर्ग भी इस कार्यक्रम में आकर के 100-100 वर्ष के बुजुर्ग माताएं भी इस कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम में मेरे जैसे बच्चे को, पोते को, बेटे को आशीर्वाद देने का काम करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेरी बरसों से हिम्मत के रूप में मजबूती के साथ में मेरे साथ खड़े हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। यह आज ऐतिहासिक कार्यक्रम करीरी में चल रहा है। साथियों, मेरे मन की भावना है कि मेरी जनता के बीच में नेताओं के प्रति, जनसेवक के प्रति एक सकारात्मक वातावरण रहे। मैं करीरी का ही वासी हूँ, बिलांदरपुर का ही वासी हूँ। मेरी पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई। अभी गुरुजी बता रहे थे कि मैंने 4th क्लास में उनके पास में पढ़ाई करी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। आपके सामने साक्षी बनकर के गुरुजी ने संस्मरण आपको बताया। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी स्कूल से पढ़ करके मुझे अवसर मिला राजस्थान विश्वविद्यालय में जाने का। मेरा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड में नहीं है, बहुत बड़ा कोई राजनीतिक आधार भी आज तक नहीं रहा है। सबको पता है कि आप सबके जनता के आशीर्वाद से मेरे दादा भी 1977 में एक बार सरपंच रहे हैं। इससे बड़ा मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड इस बड़े स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर नहीं है। हमारे ताऊ जी राजनीति में रहे, जनता के बीच में रहे। मेरे बड़े भाई राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर है, किसान है। और मैं भी आप सब लोगों में से, किसान, मजदूर, व्यापारियों में से एक ऐसा घर हूँ जो आपके जैसा हूँ, जो यहाँ पर आकर के आज इस मंच पर अपनी बात रख रहा हूँ। जब आपके बीच का व्यक्ति, जब उसको मंच मिलता है, उसको मौका मिलता है, उसको अवसर मिलता है। मुझे भी अवसर मिला छात्रों की आवाज बनने का, मुझे भी अवसर मिला छात्र हितों के मुद्दों को उठाने का, और मैंने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। मैंने हमेशा और हमेशा हमेशा नहीं, आज भी मैं छात्रों की जब भी कोई बात आती है, आज भी जब छात्र हितों का कोई मुद्दा आता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि छात्र का कोई दल नहीं होता, छात्र के विषय में कोई जाति नहीं होती, छात्र के विषय में कोई एक पर्टिकुलर रंग नहीं होता। छात्र हमेशा छात्र होता है, उसके साथ लड़ाई लड़ करके उसके हित की बात करना। आज भी मुझे अगर कोई अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हमेशा मैं उनके बीच में जाता हूँ। मुझे अवसर मिला उस गौरवशाली विश्वविद्यालय का
जिस विश्वविद्यालय से देश विदेश में ऐसी प्रतिभाएं निकली, उसे ऐतिहासिक राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष, उस विश्वविद्यालय का छात्रों का सेवक बनने का मुझे अवसर मिला। मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान ग्रामीण परिवेश का हो या शहरी परिवेश का हो या फिर राजस्थान का हो या राजस्थान से बाहर का हो या भूटान का हो या नेपाल का छात्र हो, मैंने कभी किसी छात्र के बारे में कोई भी चर्चा आई, कभी कोई छात्र के हित की बात आई, मैंने सब छात्रों की लड़ाई लड़ी और हमेशा उन छात्रों ने मुझे वहां पर अपनी आंखों का तारा बना करके रखा। मैं शाहपुरा में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने आया। आप सब लोगों को अच्छे से पता है, जब नया नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसके विषय में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। जब नया नया व्यक्ति ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेता है जिस राजनीतिक व्यवस्था में लंबे समय से परिवारों की राजनीति रही हो, लंबे समय से वंशवाद की राजनीति रही हो, तो उसके आने से पहले जब वो राजनीति में कदम रखता है, उस पहले कदम से पहले उसके खिलाफ षड्यंत्रों की बौछार कर दी जाती है कि आपके बीच में विश्वविद्यालय का एक छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष आ रहा है, क्या आपके छात्र विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते? क्या आपके बेटे पोते विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते? जो आज वर्तमान में विधायक है वो क्या विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में नहीं पढ़े? जो पूर्व विधायक है क्या वो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नहीं पढ़े? क्या उनके बेटे पोते विश्वविद्यालय महाविद्यालय या किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पढ़ते हुए छात्रों की बात को, मुद्दों को नहीं उठाएंगे। केवल इंतजार करेंगे कि मेरे माँ की, मेरे बाप की कुर्सी मुझे मिलने वाली है, केवल मुझे यहाँ से डिग्री प्राप्त करनी है, उसके बाद में मुझे सीधा उस कुर्सी पर कब्जा जमाना है। आपके बीच में बैठा भाई, हमने संघर्ष किया, मेहनत करी, वहां के छात्रों ने प्रतिनिधि चुना और उस आधार पर आकर के जनता के बीच में हमेशा जनता के मुद्दों को प्रखरता से रखा। हमेशा 36 कौम को, हर धर्म के व्यक्ति को हमेशा यह महसूस कराया कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति आप पर शासन करने के लिए नहीं होता। राजनीति में चुने जाने वाला व्यक्ति आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं होता। राजनीति में चुने जाने वाला व्यक्ति केवल इसलिए नहीं होता कि गांव के दो लोगों से सुन करके उस गांव के विकास का निर्णय करता हो। राजनीति में रहने वाला या विधायक या पूर्व विधायक कोई ऐसा नहीं होता जो गांव में 5 गांवों पर एक व्यक्ति को चुन दे और कह दे भाई फला व्यक्ति के पास चला जाना और वहां से काम अगर वो कह देगा तो मैं कर दूंगा। अगर आप सच्चे मायने में जनता के हितैषी हो, सच्चे मायने में जनता के बीच में काम करना चाहते हो, जनता के दुख दर्द का हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपको आना पड़ेगा जनता के बीच में। आपको जनता की पुकार को सुनना पड़ेगा, जनता की तकलीफ को, दर्द को सुनना पड़ेगा और सुनना नहीं पड़ेगा, अपने मन में, दिल में रह करके महसूस करना पड़ेगा कि ये जनता सोच क्या रही है, इस जनता के दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है। हमने कोशिश करी, मैंने प्रयास किया, कोशिश करी कि मैं जनता के बीच में जाऊं। मुझे 2013 में भले ही टिकट नहीं मिला हो, लेकिन जब बात व्यवस्था परिवर्तन की हो, जब बात व्यवस्था के खिलाफ हो, जब बात वंशवाद की हो, जब बात ऐसे जमावड़े की हो कि आप राजनीति में आए हो और आपके खिलाफ के लोग आप पर केवल षड्यंत्र उस पहले दिन से शुरू कर दें कि इस व्यक्ति को राजनीति में स्थापित नहीं होने देना। लेकिन मैंने कभी भी उस बात को इस तरीके से नहीं लिया कि मुझे हताशा आ जाएगी या मैं हताश होकर के घर बैठ जाऊंगा। 2013 का चुनाव लड़ा, 2013 का चुनाव मैंने जरूर लड़ा और जनता ने खूब समर्थन दिया। जनता ने कहा कि नया बच्चा है, नया लड़का है, अच्छी चर्चा भी करी। कुछ लोग उन षड्यंत्रकारी लोगों की बातों का, उनकी भावनाओं में बहकर के अलग प्रकार की चर्चाएं भी हुई, लेकिन मैं मेरे मार्ग से हटा नहीं। जो सकारात्मकता का रास्ता होता है, जब सकारात्मक व्यक्ति उस रास्ते पर चलता है तो कठिनाई बहुत आती है और कठिनाई मुझे भी आई। ऐसी कठिनाई आई जब लोग कहते थे पता नहीं कौन लोग राजनीति में आ गए हैं। हमारे यहाँ पर परिस्थिति बनी, क्या इतने लंबे समय से हमारे यहाँ पर जो राज में रहे लोग, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? ये करीली ग्राम है,
मुझे अच्छे से पता है यहाँ के विद्यालय का भवन भी आज से 40 साल पुराना वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा 40 साल पहले था। यहाँ का कोई भी भवन वैसा का वैसा है जो 40 साल पुराना बना हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 40 साल में इस करीरी गांव में ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों परिवारों ने राजनीति में किया हो? ऐसा क्या परिवर्तन आया कि इन दोनों परिवारों ने करीरी की दशा और दिशा बदलने का काम किया? ऐसा क्या परिवर्तन आया कि हमारे इन 14 पंचायत, 15 पंचायत, 20 पंचायत, हमारे चौमू से लगती हुई पंचायतों में ऐसा कोई उपखंड खड़ा किया हो जहां पर लोगों को सुगमता हो, जहां पर लोगों को काम में आसानी हो, जहां पर लोगों को काम में मदद मिले? ऐसा कौन सा काम खड़ा किया? कौन से किसान के लिए मंडी का निर्माण किया? कौन से मजदूर के लिए मजदूरी की जगह तय करी? कौन से लोगों के लिए रिको खोलने का काम किया? कौन से छात्रों के लिए कॉलेज बनाने का काम किया? जहां हमारा बहुत बड़ा कस्बा, हमारे खेतरोली बहुत बड़ा नजदीक है। आज हमारा खेतरोली उपखंड स्तर का एक ऐसी जगह है जहां की जनसंख्या 40-50 हजार है। वहां का विकास देखो, वहां का जाकर के देखो कैसा पुराना हाल है। आज जिन लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति रही, जिन लोगों ने काम करना चाहा, 40 सालों में अपने क्षेत्र को बदल दिया, अपने क्षेत्र में विकास करने का काम किया। लेकिन 40 वर्षों में हमारे यहाँ पर मुझे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं दिखता। और अगर आपको दिखता हो तो आकर के बताइए कि ऐसा कौन सा काम हुआ है जो किसान के हित में हुआ हो, जो व्यापारी के हित में हुआ हो, जो नौजवान के हित में हुआ हो, जो मजदूर के हित में हुआ हो, जो महिला के हित में हुआ हो। आज मुझे नौजवान हमेशा कहते हैं, भैया आओ हमारे ट्रैक की हालत देखो, भैया हमारे खेल के मैदान की हालत देखो। हमारे पास खेल का मैदान नहीं है। हमारे खेल के मैदान की स्थिति ऐसी है कि सही तरीके से अगर वहां व्यक्ति चलना चाहे तो चल भी नहीं सकता। आज हमारे खेल के मैदान ऐसे हालात है, हमारे यहाँ के शिक्षण संस्थानों के हालात खराब है। हमारे यहाँ के अच्छे शिक्षकों को टारगेट करके ट्रांसफर करने का काम किया गया है। घूस खा करके लोगों को, ऐसे लोगों को काम लाने का काम किया गया है जो नकारा लोग हैं, जो ईमानदार लोग थे, जो नहीं टिक पा रहे थे, जो उनके सामने उनको घूस नहीं दे पा रहे थे, उनको दूर भगाने का काम किया गया है। आज इतना लंबा समय हो गया जब आपके बीच में एक आने वाला बेटा जो आपकी परिस्थिति को समझ सकता है, जो आपकी भावनाओं को समझ सकता है, आपकी भाषा बोल सकता है। मैं चेतावनी से कहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र में दो परिवार राजनीति करने वाले हैं, अगर साहित्य की भाषा जरूर बोल देते होंगे, लेकिन साहित्य की भाषा बोलने से गरीब का भला नहीं हो रहा है। साहित्य की भाषा बोलने से किसान का भला नहीं हो रहा है। साहित्य की भाषा बोलने से मजदूर का भला नहीं हो रहा है। और अगर आपकी साहित्य की भाषा में इतनी ताकत थी, आपकी साहित्य की भाषा में इतना दम था, तो कोरोना के समय आप कहां चले गए थे? जब लोग परेशान थे, हर वर्ग परेशान था, मजदूर परेशान था, व्यापारी परेशान था, यहाँ के क्षेत्र का हर वर्ग परेशान था। आपने आकर के उनको तसल्ली भी नहीं दी। मैं हमेशा कहता हूं, अभी अभी मेरे से एक मीडिया कर्मी इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे उन्होंने पूछा क्या आपने अपने क्षेत्र में कोरोना के समय सब कुछ कर दिया? क्या आपने वो सब कुछ कर दिया जो और लोग नहीं कर पाए? मेरा जवाब था, मैंने प्रयास किया। और जब मदद के लिए एक हाथ उठता है तो आप समझ लेना, जब एक हाथ मदद के लिए आगे आता है, एक कदम मदद के लिए आगे आता है, उसको देख करके 1000 कदम मदद के लिए आगे उठते हैं। हमने वो काम करने का प्रयास किया है। हमने हमारे क्षेत्र में आज किसी के घर पर आग लग जाए और उसका सब कुछ चल जाए, उसके मवेशी जल जाए, अगर वहां पर खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति तमाशा देखता है और खड़ा खड़ा केवल सांत्वना देता है हाथ बांध करके, और वो जब जनप्रतिनिधि हो, जब उसने 15-15, 20-20, 25-25 वर्षों तक इस क्षेत्र पर राज किया हो, तो हाथ बांधने से जनता की मदद नहीं मिलती। आप अपने जेब में हाथ डालिए। आपके जेब में 100 रुपए, आपके जेब में 25 रुपए, आपके जेब में 10 रुपए, आप उसको देने का काम करो। अगर आप दोगे तो मुझे लग रहा है 1000 लोग आपको देखेंगे, 1000 लोग आपको ये देख करके तय करेंगे, नहीं हमको भी मदद करनी चाहिए। ये मदद का हाथ अगर एक व्यक्ति का बढ़ा है तो 1000 लोगों का बढ़ना चाहिए। हमने वो परिपाटी डालने की कोशिश करी है। हमने कोरोना के समय घर घर में जाकर के हमारी टीम के साथियों ने काम करने की कोशिश करी। हर वर्ग तक गए, हर जाति तक गए, हर व्यक्ति तक गए,
ये नहीं देखा कि मेरे 63,000 मतदाता में कौन सा घर था, उसको तकलीफ है उसमें जाऊं, मैं उन 66 तक भी पहुंचाऊं, मैं उन 40 वालों तक भी पहुंचाऊं। मैंने मतदाता में कभी फर्क नहीं समझा। हो सकता है मतदाता कभी मुझे वोट नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सोच और आपका साथ हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। कभी वो अकेला महसूस नहीं करना चाहिए जब परेशान व्यक्ति अस्पताल में हो। अभी पवन जी बता रहे थे, मुझे इन्होंने फोन किया सुबह कि भाई साहब, कल भी किया कि भाई साहब मैं देरी से आऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ पवन जी, आप आ जाना। तो उन्होंने कहा आपने कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल रखी है, किसी को एसडीपी चाहिए, सिंगल डोनर प्लेटलेट चाहिए, डेंगू का समय चल रहा है। तो मैं आपकी पोस्ट देख करके मेरा ब्लड ग्रुप जो है पहले उस पेशेंट को प्लेटलेट देने जा रहा हूं। आपने कल अखबार में पढ़ा, मैं एक 64 वर्षीय महिला, 54 वर्षीय महिला डेंगू से उसकी मौत हो गई, भास्कर अखबार में फोटो था। जब अगर आप ऐसा प्रयास करो, जब अगर आप मन से दिल से कोशिश करो और नौजवान को दिशा देने का काम करो, तो मैं कहता हूं डेंगू से भी हजारों जिंदगियां बचाने का काम हम लोगों ने किया है। मैंने अकेले ने नहीं किया, संदेश देने का काम किया है। हमारी टीम के साथी वहां पर गए हैं। आज अस्पताल में किसी को ब्लड की जरूरत हो, अगर उसको उस समय ब्लड की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, तो अगर बच जाता है तो, और आप भाषण में कहते हो कि मनीष यादव जीत जाएगा तो यूपी बिहार बना जाएगा। जब मनीष यादव गरीब की मदद करता है, परेशान की मदद करता है, कोई क्षेत्र में घटना हो जाती है, उसके दुख में जाकर के बैठ जाता है और धरने पर भी बैठना पड़े तो पीछे नहीं हटता, फिर आप कहते हो यूपी बिहार बनाओगे। आपके समय में कितने घटनाक्रम हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए 20 साल का। 20 साल में हमारे क्षेत्र में जितनी घटनाएं हुई है, अगल बगल के क्षेत्र में उतनी घटनाएं नहीं हुई। आज हमारे यहाँ का कोई मनोरपुर का, कहीं भी आसपास के गांव का अगर शाहपुरा के अस्पताल में जाता है और जब वो मोटरसाइकिल से अपने खड़ी करके अपने परिजन को दिखाने जाता है, मैं वो मुद्दे बता रहा हूं जो लोग रोज जिन मुद्दों की वजह से प्रभावित होते हैं। अगर वो मोटरसाइकिल खड़ी करके चला जाता है और जब वो अपने परिजन को दिखा करके उस मोटरसाइकिल के पास वापस आता है, तो उसको उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिलती। आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, दावे से कह रहा हूं, अब तक शाहपुरा के सरकारी अस्पताल से 150 से अधिक मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है, फिर भी एक मोटरसाइकिल वापस नहीं आई। कैसी व्यवस्था है? जब एक शाहपुरा के उपजिला अस्पताल से 50-50, 100 मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, तो कैसी व्यवस्था की सोच आप रखते हो? जो लंबे समय से इस प्रकार की घटनाएं हमारे क्षेत्र में होती रही है, गोलीकांड जैसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में होते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं तो आप निर्णय आप करोगे, लेकिन मैंने जो यहां पर सीखा है, यहां पर समझा है, यहां पर तकलीफ देखी है, वो मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है षड्यंत्र फैला करके व्यक्ति को एक बार दो बार आप रोक दो, लेकिन जब व्यक्ति की सोच ठीक होती है, जब व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। और जब ईश्वर मदद करता है तो ऐसी मदद करता है कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। और आने वाला समय बताएगा, जब आप चुनाव में जाओगे तो आपसे पूछेगा, भैया कोरोना में कहां थे, कोरोना में क्यों नहीं गरीबों के बीच में आए? आपको लोग पूछेंगे, गाय को माता कहते हो, गाय के नाम पर भाषण देते हो, और जब गाय तकलीफ में होती है तो उसको संभालने के लिए नहीं आते। लोग सवाल पूछेंगे आपसे, लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे क्षेत्र में घटनाएं हो रही है, हमारे अस्पताल में जब मरीज परेशान होता है, छोटी सी बीमारी में आप जयपुर रेफर कर देते हो और उस अस्पताल की दशा को ऐसा बिगाड़ करके रखा है, आपने उसको सुधारा नहीं है। सवाल आपसे पूछा जाएगा। और हमेशा याद रखना, सवाल हमेशा सत्ताधारियों से पूछा जाता है, सवाल उन लोगों से पूछा जाता है जो उस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं, और दोनों परिवार लंबे समय से उस व्यवस्था का हिस्सा रहे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संयम के साथ, अच्छे विचार के साथ जब लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है, तो कोई नहीं टिक सकता, सामने वाला टिक नहीं पाएगा। हम कह रहे हैं, हमसे 1000 सवाल करो,
लाखों की संख्या इकट्ठी कर लो और फिर सवाल करो। एक एक सवाल का जवाब देने का काम जनता के बीच में करूंगा। और आप में दम है, आप में हिम्मत है और आपने सही मायने में काम किया है तो आप 100 लोगों को इकट्ठा कर लेना और 100 लोगों के सवालों का जवाब अगर आप दे दोगे तो मैं इस शाहपुरा की राजनीति में चुनाव नहीं लड़ूंगा, बस जनता की सेवा करता रहूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आइए जनता के बीच में। और मैं कहना चाहता हूं, जब जनता इन सवालों को पूछेगी तो आपके बीच में जवाब नहीं होंगे। तब आपको पूछा जाएगा कि कोरोना के समय जो पैसा जनता ने दिया अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए, कैसे जनता का पैसा कोई एसडीएम अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है, कैसे जनता का पैसा एक ईओ अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है, कैसे जनता का पैसा आप जनता के पैसे से निकाल करके अधिकारी की जेब में डालने के लिए उसको मजबूर करते हो और अधिकारी की जेब से परसेंटेज निकाल करके अपना घर भरने की कोशिश करते हो। लोग सवाल जरूर पूछेंगे और पूछना चाहिए। राजनीति में चुनाव जीतना हारना बड़ा विषय नहीं है। राजनीति में हमेशा जनता का जागरूक रहना बड़ा विषय है। अगर मैं उस पद के लायक नहीं तो मुझे मत देना वोट, अगर मैं उस व्यवस्था के लायक नहीं तो मुझे मत बनाना उस व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन मैं मेरा सकारात्मकता का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। लोग भले ही कुछ भी कह दे, लोग भले ही तरह तरह की अफवाहें बनाए और अफवाह बनाना शुरू कर दिया। आजकल कहते हैं कि वरिष्ठजनों का सम्मान चल रहा है, 75 वर्ष के वरिष्ठजनों का सम्मान चल रहा है। चलेगा जरूर, क्योंकि आपने तो 75 वर्ष के 100 वर्ष के बुजुर्ग को हमेशा जूते की नोक पर रखा है। आपने जब 100 वर्ष का बुजुर्ग आपके चरणों में झुक गया तो आपने कभी उसको मना नहीं किया। बाबा, आप तो मेरे बाप की उम्र के हो, मैं आपको धोख देता हूं, आपने कभी अपने मुंह से नहीं बोला। हमने बोला है, हमारे से बड़े उम्र के व्यक्ति को हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं इसलिए हमने बोला है। और आज हम जितना हमसे हो पा रहा है जा जा करके वरिष्ठजनों का सम्मान कर रहे हैं। और अगर वरिष्ठजनों का मन नहीं है हमारे से सम्मान पाने का, मुझे आशीर्वाद देने का, तो अपनी आंखें फाड़ करके देख लो। फेसबुक सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, आपके कार्यकर्ता देख रहे होंगे, हो सकता है आप भी देख रहे होंगे। देख लो, ये हजारों की संख्या बैठी है बुजुर्गों की, एक एक गांव में हजारों की संख्या बैठी है जो इस बात को बता रही है कि बुजुर्गों के मन में चल क्या रहा है। मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि भले ही मेरा तीसरा चुनाव है, मैं जनता के बीच में मुद्दों की बात करता हूं, मैं कहीं भी दुख तकलीफ में किसी के बीच में जाता हूं, कई बार कई प्रकार की चर्चाएं आती है। मैं हमेशा मुझसे जो हो पाता है वो हमेशा करता हूं और आगामी राजनीतिक जीवन में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं 36 वर्ष का हो गया, मेरे से जितना हुआ है मैंने उतना जनता के मुद्दों को रखने की कोशिश करी है, जनता के हित की लड़ाई लड़ी है और जनता के मुद्दों को हित की लड़ाई लड़ने की जो आदत मैंने मेरे मन में, दिल में, दिमाग में डाली है, वो आदत मेरे स्वभाव की आदत है। कोई दिखावा नहीं है। कोई 13 वर्ष तक कोई व्यक्ति राजनीति में रह जाए और उसके खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र आप लोग करते रहो, उसके खिलाफ माहौल बनाते रहो और फिर भी वो अच्छे रास्ते पर चलता रहे और परवाह नहीं करे आपके षड्यंत्रों की। मैं कभी परवाह नहीं करता आपके षड्यंत्रों की। आप लोग जो राजनीतिक लोग जो सत्ता में बैठे हो, जो सत्ता में रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि चुनाव के समय और कोई षड्यंत्र ले आएंगे। पहले कोई गाड़ी तोड़वा ली, यूपी बिहार का नारा दे दिया, इस बार कुछ और नारा दे देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जनता को जागरूक करने का काम किया है और पहले चुनाव में जनता ने मुझे 24,000, दूसरे चुनाव में मुझे जनता ने 63,000 और मैं आज दावे से कह रहा हूं, भरोसे से कह रहा हूं कि तीसरे चुनाव में जनता 1 लाख से पार यहां मतदान देकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम करेगी, क्योंकि ये हजारों की संख्या इस बात को बता रही है। मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद। आपको जनता ने वोट दिया था, आपको 36 कौम ने वोट दिया था, आप 36 कौम के बल पर चुने गए हो और जब जनता ने आपको चेहरा बनाया है तो जनता के बीच में जनता के मुद्दों को सुनने का, जनता की बातों को, अपेक्षाओं को पूरा करने का काम आपका है। लेकिन जब आप अधिकारियों को खुली छूट दे देते हैं,
और ये कहते हैं कि जनता को लूटो, और ये कह देते हैं कि मैं ही नहीं लूट रहा, अगर पत्नी का बस चल रहा है तो वो भी लूटने का काम कर रही है। हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, कोई जात बिरादरी का व्यक्ति ले लो, मुझे कहता जरूर है, मैं हर समाज में जाता हूँ, हर व्यक्ति के पास जाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं भाई साहब वोट तो मैं बीने दिया जाए लेकिन बात है तो बीकी चाल रही था आजकल ऐसा ही है, गलत से ईमानदारी से बोलते हाथ खड़ा करके मन चढ़ा सा रखो, मैं सही करे जो गलत करे जो। जब ऐसे हालात परिस्थिति है तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसा चुनाव करने का हमने प्रयास किया है, हम लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया, हम लोगों को समझना पड़ेगा। आने वाला समय हमारे क्षेत्र के, आज किसान की स्थिति देखो, मजदूर की स्थिति देखो, गरीबी में वीसीआर बरी को नहीं ज्यादा बरी कम बरी खूब बड़ी जगह गरीबी में वीसीआर बड़ी जगह वीसीआर, तो वीसीआर पर बाबू काम पूर्ण करा रहे हैं अधिकारी कर रहे जी, और वीसीआर अगर कोई के पर दिया तो जयन कोई खनो लाइन मैन ने भेजिला क्या सेटलमेंट करा लो, तो बोला देखो बेचारों में सेटलमेंट तो जयपुर तो लो कहने तू तो चुपचाप 10,000 रुपये लिया मैं बे वीसीआर ने काट दूंगा वही क्या बात अपना क्षेत्र में वही। जब ऐसी परिस्थिति है, ऐसा हालात है जब किसी को नहीं बख्शा, तो हम सब लोगों को समझना चाहिए आने वाला समय अच्छा है, जनता जागरूक है, हर मतदाता जागरूक है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक अवसर की मांग आपसे हाथ जोड़ करके करता हूं कि आप लोग एक मौका देने की कोशिश करें। आप लोगों ने इन दोनों परिवारों को बहुत अवसर दिए हैं, बहुत अवसर दिए हैं, एक एक अवसर नहीं बहुत अवसर दिए हैं। मैं एक अवसर आपसे 36 कौम से, हर वर्ग से, हर व्यक्ति से एक अवसर मांग रहा हूं, और अगर एक अवसर मुझे देंगे और अगर एक अवसर में देकर के 5 साल का हिसाब मुझसे पूछोगे तो उनके 40 वर्षों से ज्यादा काम करके बताऊंगा, और काम नहीं करूंगा तो अगली बार मत देना भाइयों, अगली बार मना कर देना, अगली बार मना कर देना। लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है, एक मौका 5 वर्ष देने का काम आप करें। आपको हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आपकी जनापेक्षाओं को जितना मैं पूरा कर सकता हूं, जितना काम मैं क्षेत्र में कर सकता हूं, उतना काम मैं पुरजोर तरीके से करूंगा। व्यापारी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, भले मजदूर का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, महिला का हो, बुजुर्ग का हो, गरीब का हो, अमीर का हो, कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और हमेशा खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर के, ऐसा नहीं आपके गांव के 10 लोग आए और मैं कह दूं कि नहीं फला को और लेके आना फिर सुनूंगा, नहीं तो उससे पहले नहीं सुनूंगा। कोई छोटा सा बच्चा भी आ गया और उसने जायज बात अपने घर की तकलीफ की परेशानी की बताई, तो आज भी कोशिश करता हूं, आगे भी करूंगा, हमेशा करता रहूंगा। आपका स्नेह आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार प्रेम दुलार जो मुझे आप देते रहते हो, हमेशा मुझे ऐसे ही देते रहे। मैं हमेशा हिम्मत से, मजबूती से हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रेरित रहूंगा, हमेशा उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा, उन मुद्दों को उठाता रहूंगा जिनसे आपको हमेशा महसूस हो। कभी ये महसूस नहीं होगा कि विधानसभा में राजस्थान में 200 विधायकों में सबसे कम प्रश्न किसने पूछे? शाहपुरा के विधायक जी ने। और वो जब पुराने वाले पूछते थे प्रश्न तो बहुत सारे पूछते थे, वो शाहपुरा के बारे में एक भी नहीं पूछते थे, वो शाहपुरा के विषय में एक भी नहीं पूछते थे। जब आप उस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि बने हो, आपको जनता ने अवसर इसलिए दिया है कि आप क्षेत्र की आवाज को, क्षेत्र के मुद्दों को उस विधानसभा के पटल पर रखोगे, लेकिन आपने कभी विधानसभा के मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में यह तकलीफ है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ ये मुद्दा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ट्रक ऑपरेटर के साथ ये मुद्दा है, मेरे विधानसभा के व्यापारी नौजवान हमारे रीको का ऐसा मुद्दा है। आपने कभी कोशिश नहीं की। मैं वादा करता हूं आपसे
विधानसभा में भेजने का आशीर्वाद अगर आप दोगे तो आपके क्षेत्र की आवाज को, हर वर्ग की आवाज को मजबूती से, प्रखरता से उस विधानसभा के पटल पर रखूंगा और इस क्षेत्र में बदलाव करके इस क्षेत्र का एक विकास का जो नारा के साथ में आगे बढ़कर के मजबूत छापरा कैसे बने, उस नारे को साकार करके दिखाऊंगा। आज इस आयोजन में आप सब लोगों ने आप आशीर्वाद दिया। अभी मुझे वरिष्ठ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है उनका सम्मान का कार्यक्रम शेष रह गया, घंटा भर लगेगा। आप सब लोग इतने संयम के साथ आए, इतनी बहुत तेज गर्मी के बावजूद आपने बैठ करके मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे सुनने का काम किया। आप सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।